प्रश्न नंबर आपका 980। तो अशोक का समकालीन सिंगल नरेश कौन था? तो नंबर 1 पंकुडुक, नंबर बी अभय, नंबर सी तिस, नंबर डी मुटसी। तो प्रश्न आपका कौन सा है 980? अशोक का समकालीन सिंगल नरेश कौन था? तो वह कौन था? वह था आपका नंबर तिस, सी। अगला प्रश्न है आपका 981। तो अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? तो शिलालेख 13वां, शिलालेख द्वितीय, स्तंभलेख 7वां या लघु शिलालेख? तो प्रश्न क्या है आपका 981? अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया है? तो कौन सा शिलालेख है? वह आपका नंबर 13वां शिलालेख है ना। तो अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में दर्शाया गया है? तो आपका 13वां शिलालेख है। अगला प्रश्न है आपका 982। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मेदा का, साइरिन का, मकदूनिया का, सीरिया का? तो 982 प्रश्न आपका क्या है? टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का था? तो वह था आपका नंबर ए मेदा का, है ना। तो मेदा को ही क्या कहा जाता है? मिस्र, है ना। एक बार ध्यान रखना, मिस्र कहा जाता है मेदा को, है ना। तो टोलमी फिलाडेल्फस कहाँ का था? ये मिस्र के थे आपके, है ना जी। अगला प्रश्न आपका 983। यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहद्रथ? तो प्रश्न क्या है 983? यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था आपका बिंदुसार में, है ना। आप ध्यान रखना डाइमेकस, तो डाइमेकस का संबंध किससे है? बिंदुसार से, है ना। एक एक शब्द से अर्थ बदल जाएंगे इसमें, है ना। आगे अशोक के भी आएंगे, है ना, और चंद्रगुप्त के समय भी आएंगे। तो वो क्या है आपके, ये ध्यान रखना है। तो डाइमेकस किससे? आपका बिंदुसार से। अगला प्रश्न आपका 984। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डाइमेकस, एथीनियस, डायोनीसियस या हेगेसेंडर? तो बिंदुसार के राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो वह था आपका नंबर ए डाइमेकस। अगला प्रश्न है 985। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत आया था? मेगास्थनीज, मैकियावेली, डाइमेकस, एंटियोकस प्रथम? तो वो कौन था? डाइमेकस। अगला प्रश्न है 986। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन था? आइए देखते हैं। बिहार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कलिंग? तो प्रश्न आपका क्या है 986वां? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? वो नहीं था आपका नंबर सी श्रीलंका। बिहार, अफगानिस्तान, कलिंग में तो किसका था? अशोक का शासन था, लेकिन श्रीलंका में नहीं था। तो श्रीलंका क्या था? एक पड़ोसी देश था। अगला प्रश्न है 987। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? मैकेडोनिया का, मिस्र और क्रेट का, सीरिया और बेबीलोन का, ग्रीस और थेरस का? तो सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? तो किस स्थान का शासक था वह? 987। तो वह था आपका नंबर सी सीरिया और बेबीलोन का। अगला प्रश्न है आपका 988। ईसा पूर्व 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? नंबर ए, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। नंबर बी, सेल्यूकस ने अपना बाड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया।
सी मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया। डी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो प्रश्न आपका 988 क्या है कि 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है ना। तो आपका कौन सा विवादास्पद है, वो आपका नंबर डी, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। नंबर एक क्या था, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। नंबर बी, सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया। नंबर सी, मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया। तो ये बात सही थे, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। तो ये क्या है, वक्तव्य विवादास्पद है। अगला प्रश्न है 989, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासनिक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था। अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने। तो प्रश्न आपका क्या है 989, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था। तो हराया था आपको नंबर डी, चंद्रगुप्त ने। तो सेल्यूकस को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है 990, निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो द्वितीय शिलालेख में, 13वां शिलालेख में, 7वां स्तंभ लेख में, प्रथम लघु शिलालेख में। तो निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो किस शिलालेख में मिलता है, वो मिलता है आपका 13वें शिलालेख में, है ना। तो 13वें शिलालेख में क्या मिलता है कि अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, 13वां शिलालेख में। अगला प्रश्न है 991, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे अशोक के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के राजा जनक के। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो वे किसके प्रधानमंत्री थे, वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है 992, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य, अजय, विष्णुगुप्त, देवगुप्त, है ना। तो प्रश्न 992 का क्या है आपका, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो वो जाने जाते थे आपके विष्णुगुप्त, है ना। तो चाणक्य का एक बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है 993, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, भट्ट स्वामी, राजशेखर, विशाखदत्त। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है 994, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो मानव धर्मशास्त्र में, कामसूत्र में, शुक्र नीतिसार में या अर्थशास्त्र में। तो प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष यानी पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति यानी तलाक की अनुमति दी गई है। तो वो किस अभिलेख किस में दी गई है, तो वो दी गई है आपके नंबर डी, अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है 995, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था। एंटियोकस द्वितीय, अलेक्जेंडर, हैं, नंबर सी मगा, नंबर डी टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो प्रश्न क्या है आपका, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था। तो वो कौन था, टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो ये कहाँ के थे, ये आपके मिस्र के, है ना। अगला प्रश्न 996, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। दुर्ग, जनपद, मित्र, कोष। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था। तो राज्य के 7 सिद्धांत माने गए हैं, जिनको ही राज्य के 7 अंग माने गए हैं। तो उनमें से कौन सा 7वां अंग था, है ना जी। तो वो था आपका नंबर सी, मित्र। यानी कि राज्य के आपको उनकी एक वो थी, विशेषता थी, उनके पास अपना एक दुर्ग होना चाहिए,
हैं, उनके पास एक जनपद यानी कि एक पूरा इलाका, एक राज्य होना चाहिए, ठीक है। उनके पास खजाना होना चाहिए, हैं, उनके पास सेना होना चाहिए, है ना, उनके पास पैसे होने चाहिए, है ना, और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक अच्छा मित्र होना चाहिए। किसका? राज्य के पास, है ना। तो मित्र को भी इसमें शामिल किया गया है। किसने? तो ये किसने किया है? ये किया है विष्णुगुप्त ने, अतः कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। कितने? 7 सिद्धांत लिखे हैं। किसके? राज्य के। तो उसमें से आखिरी 7वां सिद्धांत कौन है? वो है आपका मित्र। अगला प्रश्न है आपका 997। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए। नंबर बी, राजा सर्वशक्तिशाली है। नंबर सी, राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए। नंबर डी, जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखने चाहिए। तो प्रश्न आपका 997 में क्या है? कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह कौन सा कथन असत्य है? वह है आपका नंबर सी, राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, मंत्री परिषद तो रखनी चाहिए, तभी तो राज्य एक अच्छी योजना बना पाएगा, है ना। नहीं तो सबरे काम राजा ही करेगा, नीति वगैरह। तो वो एक व्यक्ति हर चीज़ को नहीं देख सकता, है ना। तो इसलिए मंत्री बहुत ज़रूरी रहते हैं राजा को साथ काम करने के लिए। अगला प्रश्न है 998। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? क्षत्रिय एवं शूद्र, क्षत्रिय शूद्र एवं वैश्य, क्षत्रिय शूद्र वैश्य एवं ब्राह्मण। तो 998 प्रश्न आपका क्या है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ग के लोग सम्मिलित होने चाहिए? तो होने चाहिए आपके नंबर डी, है ना, क्षत्रिय भी, शूद्र भी, वैश्य भी और ब्राह्मण भी। यानी सभी को सेना में शामिल होने चाहिए, सभी वर्गों के, है ना। अगला प्रश्न है आपका 999। पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम यह है: बरहमोर, पतंजलि, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो क्या है आपका? पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अलावा और किस नाम का उल्लेख है? तो वो आपका विष्णुगुप्त है ना। तो कौटिल्य का ही अन्य नाम क्या है आपको? विष्णुगुप्त है। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें कौटिल्य भी नाम दिया गया है और विष्णुगुप्त भी नाम मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 1000वां। तो कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, राजा जनक के। तो कौटिल्य महामंत्री किसके थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है 1 से 1। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी पौतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक, संग्रहीता। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। तो क्या संज्ञा थी? वो थी आपके नंबर बी, लक्षणाध्यक्ष। तो सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी संज्ञा क्या थी? लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न आपका 102। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां का, आर्थिक जीवन का, धार्मिक जीवन का, सामाजिक जीवन का। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वह डाला गया है नंबर ए, राजनीतिक नीतियां, है ना। तो अर्थशास्त्र है ना किसका? कौटिल्य का। तो वो किसके बारे में है? वो है आपके राजनीतिक नीतियां, यानी कि प्रशासन के बारे में, है ना। तो राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का राजा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में। अगला प्रश्न है 103। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है आपके? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अगला प्रश्न है 104। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? नंबर ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, नंबर सी, वात्स्यायन का कामसूत्र, नंबर डी, तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुलम।
तिरुकुरल, है ना। तो प्रश्न क्या है आपका 104 1004वां, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो जो मैकियावेली की प्रिंस जो रचना थी वो किससे तुलना की जाती है, वो की जाती है आपकी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। ए। अगला प्रश्न आप 105, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो 1005वां प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो वह कौन सा सही नहीं है, तो वह सही नहीं है आपका नंबर ए, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अब तो अर्थशास्त्र में क्या है, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो ये तीनों बातें आपको अर्थशास्त्र में मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है 1006, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अधिकारी और सूची 2 में क्या है, धारित पद, यानी कौन सा अधिकारी कौन सा पद धारित करता था। तो समाहर्त्री, और दूसरा कौन सा है, समनदात्री। नंबर सी संस्थाध्यक्ष और अंतर्वंश का। तो कौन सा है 1006 का, तो है आपका नंबर ए। माप मिलान करते हैं। समाहर्त्री किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था आपका राजस्व की प्रधान संग्राहक। और समनदात्री ये किसको कहा जाता है, ये कोषपाल को कहा जाता है। और संस्थाध्यक्ष किसको कहा जाता था, बाजार अधीक्षक को। और अंतर्वंश का किसको कहा जाता, महल के रक्षकों की प्रमुख। एक बार मिलान करते हैं। समाहर्त्री कौन था, राजस्व की प्रधान संग्राहक, उसको क्या कहा जाता है, समाहर्त्री। नंबर बी समनदात्री किसको कहा जाता था, कोषपाल को। नंबर सी संस्थाध्यक्ष किसको कहा जाता था, बाजार अधीक्षक को। और अंतर्वंश का किसको कहा जाता है, महल के रक्षकों की प्रमुख। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, 2 3 4 1। अगला प्रश्न 1007वां, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों पदाधिकारी का उल्लेख है। 17 16 18 19। तो अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है, वह आपका नंबर सी 18 है। तो 18 पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है किसमें, अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है 1008वां, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। 12 11 14 15। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो वह आपका नंबर डी 15।